फ्रिक्शन क्या होता है आप सब अवेयर हैं, है ना? क्या होता है फ्रिक्शन? बताओ बताओ। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन, है ना? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सरफेसेज हैं, वैसे फ्रिक्शन ड्राई और वेट दो डिफरेंट टाइप का होता है, ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जो सरफेस है दोनों हार्ड सरफेस है ना? जब भी दो सरफेस की बात करेंगे हम ड्राई फ्रिक्शन की, इट मीन्स कि दोनों सरफेस हार्ड है। बट वेट फ्रिक्शन का मतलब ये है कि या तो एक लिक्विड है, या दोनों ही लिक्विड है, या एक गैस है, एक हार्ड सरफेस, है ना? मतलब कुछ भी वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो सॉलिड के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वेट वाले में, ठीक है? जैसे वेट में अगर दो लिक्विड होते हैं, देन यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वो विस्कोसिटी नाम का एक फोर्स होता है, दैट इज आल्सो अ फ्रिक्शनल फोर्स। बट इन आवर प्रॉब्लम्स वी आर लिमिटेड टू दिस ड्राई फ्रिक्शन ओनली। हम यहाँ पे केवल ड्राई फ्रिक्शन की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ड्राई फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, टू सरफेसेज हैं, एक ये, अब ये जो सरफेसेज होती हैं जो हमें एकदम से प्लेन दिख रही हैं, जैसे ये टेबल की बात करें, बट होता ही है कि ये एकदम से प्लेन होती नहीं है ना? कुछ रफ होती हैं। अगर तुम लेंस लेके देखोगे हाई रिजॉल्विंग पावर का, देन यू विल फाइंड कि ये जो सरफेस है ना कुछ इस तरह की है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, कुछ इस तरह से। तो जब हम अगर इस पर एक और सरफेस इसी तरह की रखते हैं ऊपर से कोई और, जैसे इस पर डस्टर रख दिया ये, है ना? तो डस्टर की भी ऐसी कुछ सरफेस होगी, इसकी भी ऐसी कुछ सरफेस होगी। तो होगा क्या कि इनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे वो जब पास आएंगे तो उनके जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो चेंज होगी, है ना? कुछ और वो उनमें जो बेसिकली जो इंटरेक्शन हो रही होगी उसकी वजह से एक सरफेस दूसरे पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है ना? तो अगर हम मान लें कि ये कांटेक्ट फोर्स जो मान लो दो सरफेस मान लेते हैं, एक ये टेबल थी और एक टेबल पे ये डस्टर रखा हुआ है ना? तो अगर ये डस्टर और इनकी सरफेसेज इस तरह से हैं कुछ, ये इस तरह से कांटेक्ट फोर्स लगा रही थी इस डायरेक्शन में, है ना? Suppose this is the direction of contact force exerted by the table on the duster. टेबल के द्वारा जो डस्टर पे फोर्स लगाया जा रहा था, अगर उसकी डायरेक्शन इस तरह से, वो कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस मॉर्फोलॉजी। सरफेस मॉर्फोलॉजी मतलब कि किस तरह की उबड़ खाबड़ टाइप की वो सरफेस है ना? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे तो हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दिस इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है? अब फ्रिक्शन में भी दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है? तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, मान लो मैं इस पर पुश कर रहा हूँ डस्टर पर, है ना? इसे मैं पुश कर रहा हूँ, ज़्यादा लगाऊंगा तो नो डाउट ये आगे जाएगा ही जाएगा, बट सपोज मैं बहुत हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। अब हिल नहीं पा रहा है इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में मतलब कि जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट भी एक फोर्स डेफिनेटली एक्ट कर रहा हो, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है ना? सो अब अगर मैं बढ़ा दूं फोर्स तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये खिसक सकता है ना? सो डेफिनेटली जो फोर्स की
और फ्रिक्शन की रिलेशनशिप आएगी वो किस तरह की आएगी? मैं फोर्स लगा रहा हूं तो नहीं हिल रहा है ना, ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स, और उल्टा कर दो, ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन। मैंने F फोर्स लगाया, ये F लगाया मैंने, तो इधर भी फ्रिक्शन F ही जनरेट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और बढ़ा दूंगा मैं, ये खुद से एडजस्ट करेगा, अपने को बढ़ा लेगा। मैंने 2F कर दिया, वो भी बढ़ा लेगा अपने आप को, खुद को 2F कर लेगा। और एक लिमिटिंग वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जब मैं थोड़ा सा भी उससे ज्यादा करूंगा तो वो आगे खिसक जाए, यानी वो स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू होती है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक का क्या है, ये इससे पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग के आगे उसके बाद क्या है, जब मूव करने लग जाती है ना ऑब्जेक्ट, तो जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इससे कम होता है। तो अब आगे कैसे वेरी करेगा वो, कुछ इस तरह, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, है ना। तो हो क्या रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, और वो खुद को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। अगर हम अपना फोर्स बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ा लेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। तो उसकी भी एक लिमिट है, उसके आगे वो नहीं बढ़ा सकता। तो ये जो लिमिट होती है उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट करने की, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड द कोएफिशिएंट corresponding to this limiting friction is known as mu s, static friction basically, है ना, mu s से डिनोट करते हैं लिमिटिंग। एंड the coefficient corresponding to this kinetic friction is known as mu k, है ना, ये इसको mu k। and mu k is it is found that this, ये था ना ये फ्रिक्शन, F is found to be proportional to N। जो F होता है फ्रिक्शनल फोर्स, that is always found to be proportional to N। N मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन, और we can write down F is equals to mu times N, where if it is the case of kinetic friction the coefficient is mu k, है ना। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है तो कोएफिशिएंट होगा म्यू के, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है तो कोएफिशिएंट होगा म्यू एस। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है तब तुम कुछ नहीं कह सकते हो कितना होगा, बट इतना श्योर है कि म्यू एस से कम होगा, है ना। जो कोएफिशिएंट होगा वो म्यू एस से कम होगा, बट कितना होगा हमें नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते उसके बाद। और एक मिसकंसेप्शन जो होता है नॉर्मली कि अगर हम एरिया कम कर दें तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं होता, है ना। अनटिल अनलेस एन इज सेम, जब तक कि एन सेम है आप एरिया कम करो ज़्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो फ्रिक्शन है वो एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, अनटिल अनलेस स्पीड कम हो ऑब्जेक्ट। अगर हाई स्पीड है तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करने लग जाता है। मतलब नॉर्मल केसेस में जैसे मैंने बोला ना एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे ही स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन। बट हाई स्पीड के केस जब आते हैं तो उस केस में ये डिपेंड करने लगता है। और एक बात और, जो सरफेस मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रिक्शन में। अगर जैसे मैं दो कोई कॉपर ब्लॉक ले लूँ, एक एग्जाम्पल है, कुछ और भी सोच सकते हो तुम, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बुक में दे रखा है। अगर हम दो कॉपर ब्लॉक ले लें, है ना,
नॉर्मली कॉपर क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में वो ऑक्सीडाइज रहता है हमेशा, थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रहेगा ही, कॉपर ऑक्साइड उस पर रहता ही रहता है। अगर हम उसका ऑक्सीडेशन हटा दें हीट करके, है ना, और उसके ऊपर एक डस्ट वस्ट जितनी भी थी सारी क्लीन कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, है ना, तो हम देखेंगे कि अगर फिर मैं उसके ऊपर दूसरा कॉपर ब्लॉक रख दूं तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मॉर्फोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, जो मतलब डस्ट वस्ट तो नहीं है कहीं सरफेस पे, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रखा है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर सरफेस बहुत स्मूथ है तो जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, बट ऐसा एक लिमिट तक ही है। अगर मैं अल्ट्रा स्मूथ कर दूंगा सरफेसेस को तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ेगी, मतलब एक लेवल तक मैं अगर स्मूथनेस बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन घटेगा, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा स्मूथ कर दिया है तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो आ रहे थे तुम देख रहे हो अभी जो ऊपर खावटने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, है ना, ये इसके ऊपर आएगा, ये तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो कहीं ज़्यादा बनेंगे। तो जब अल्ट्रा स्मूथ कर देते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि हर स्मूथ चीज़ में फ्रिक्शन कम होगा, ज़्यादा स्मूथ कर दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ भी सकता है, ठीक है। अरे बताया तुमने अभी, क्योंकि उनके बीच जो बॉन्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले कहीं कम कांटेक्ट बन पा रहे थे, अब क्या है कि पहले क्या था, ऊबड़ खाबड़ से थे ना, तो बहुत थोड़े 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 बॉन्ड्स बन रहे थे उनके बीच, लेकिन अगर बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ कर दिया तो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बनेगा उनके बीच, ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, है ना, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की देखो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी फ्रिक्शन की। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है ना, बॉडी मूवमेंट में, देन इट विल बी अपोजिट टू द मूवमेंट, जिधर बॉडी जा रही है उसके अपोजिट लगेगा, फॉर द केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में ये अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिलेटिव मोशन हो रही है उसके अपोजिट में लगेगा। और अगर स्टैटिक है तो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, हाँ सेम होगी, मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये बताओ, ये है ब्लॉक है, मैं से F4 से खींच रहा हूँ, इसमें एक छोटा सा ब्लॉक और रखा हुआ है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर होगा, आगे होगा, है ना। बाकी लोग बताओ, आगे ही होगा ना, क्यों होगा, यहाँ क्यों नहीं है पीछे। जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि ये मानो पहले तो दोनों की फ्रिक्शन लेस है ना। अब जब फ्रिक्शन लेस है तो अगर मैं नीचे वाली पे फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे वाली को खींच रहा हूँ, तो जो वो तो उसके रेस्ट में किधर जाना चाहिए था, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन आगे होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो पीछे हो रही थी ना, तो इसलिए उस पर आगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। तो हमेशा इस पर ये डिपेंड करेगा कि मतलब अज्यूम कर लेंगे, है ना, कि वो किधर जाना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। किधर, अगर वो पीछे गिर रहा होता तो आगे लगा देते, आगे जा रहा होता तो पीछे लगा देते, है ना। ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने का है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड, ठीक है। जैसे मैं इसमें सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक सिंपल सा शुरू करते हैं, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके एक दो जो सॉल्व हैं वो भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यूज क्या होना है, अभी भी
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाली जो प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सेम रहेगी यहाँ फ्रिक्शन में। चेंज क्या हो रहा है, केवल एक एडिशनल फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो जाएगा। जो पहले लिखा होता था ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ, वो नहीं लिखा होगा, है ना, वो नहीं लिखा होगा, तो बस उसकी वजह से एक एडिशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो पहली प्रॉब्लम है, पहली या दूसरी ले लेते हैं। ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये रोड रफ है, यहाँ कोई ब्लॉक था इस ब्लॉक का, और उसको u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, म्यू 0.1 दे रखा है, और पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, म्यू इक्वल टू 0.1। तुम्हें बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस में स्टॉप हो जाए, है ना। कैसे करेंगे, इस पे देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। मैंने बोला ना सबसे पहला काम होता है इन प्रॉब्लम में बॉडी डायग्राम बनाना, है ना। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg नीचे नॉर्मल फ्रिक्शन, एक इधर कोई फोर्स लग रहा है नहीं है, वो हमने उसे एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया है, यानी छोड़ने के बाद उसको कोई फोर्स नहीं। तो एक फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है, जिधर को जा रहा है उसके अपोजिट, है ना। तो वर्टिकल में n इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन, अभी बताया था ना तुम्हें कि F इज इक्वल टू म्यू एन, है ना। तो फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू टाइम्स n, तो म्यू इज 0.1 इंटू n इज mg, तो 0.1 बेसिकली m के बराबर हो गया, है ना। g 10 ले लेंगे तो ये हो गया m के बराबर फ्रिक्शन। अब u तुम्हें दे रखा है 10 मीटर, f गिवन है तुम्हें, a निकाल लोगे, a गिवन है, v गिवन, u गिवन है, s निकाल सकते हो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, है ना, यही होगा ना। तो v तो 0 हो जाएगी फाइनली, u स्क्वायर माइनस 2s, सो s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2। u कितना है 10, so this is 10 into 10 upon 2 into a कितना था, फोर्स अपॉन मास 1 है भाई, m अपॉन m तो 1 ही हो जाएगा ना, तो ये 1 है, तो ये कितना हो गया 50। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। बेसिकली यही है कि हमें पहले n निकाल लेना है, n निकाल लेंगे तो हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे म्यू n। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, सॉल्व, सेम वही आ जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगे जाएंगे फिर, है ना। तो पहला काम है n निकालना, दूसरा काम है फ्रिक्शन, मतलब वही इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, चौथी प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। ये मिटा दिए, ये इंक्लाइन है और क्या दे रखा है इसमें 30 डिग्री है, और ये ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्लॉक था वो स्लाइड डाउन हो रहा है, ये 30 डिग्री है ना। और कैलकुलेट क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स,
पहले 2 सेकंड में 8 मीटर कवर कर रहा है, कितने में? 2 सेकंड में। t इक्वल टू 2 सेकंड है, s इक्वल टू 8 है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज क्या क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। मास 5 नहीं दे रखा है, म्यू बताना है, म्यू के कर लोगे? कैसे करेंगे? पहले इस पे फोर्स देखेंगे कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां मान लेते हैं mg, ये है, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है डाउनवर्ड? mg। एक ये n लग रहा होगा इधर, और अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर, है ना? ऐसे ही होगा ना, अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा। अच्छा ठीक है, तो n कितनी होगी इसकी? ये 30 है, तो ये कितना हो गया एंगल? 30 है ना, ये भी 30 हो गया। तो n कितना हो गया? mg cos 30 डिग्री। अगर कहीं गलती हो जाए बता देना, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया है, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बराबर कर दिए, है ना? जो ये सरफेस थी इसके परपेंडिकुलर में n था, और इधर mg cos थीटा हो गया। तो F कितना हो गया फ्रिक्शन? म्यू टाइम्स n इक्वल्स टू म्यू mg cos 30 डिग्री। अब तुम्हें फ्रिक्शन भी पता है ना? और नीचे आ रहा है उसका एक्सीलरेशन भी पता है तुम्हें, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, है ना? तभी तो दे रखे हैं कि वो 2 सेकंड में 8 मीटर चल रहा है, तो वहां से एक्सीलरेशन निकाल लोगे। अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन कैसे लिखोगे? भाई नीचे आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है? mg sin थीटा। तो और आ इधर ही रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से ये वाले फ्रिक्शन फोर्स को घटाएंगे और m इंटू a के बराबर रख देंगे। यही तो बताया था उस दिन कि जिधर आ रहा होता है उस वाले फोर्स में से बाकी डायरेक्शन को घटाओ और m a के बराबर रख दो। तो इधर आ रहा है तो कितना आ रहा है? mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma। a कितना आया? कैलकुलेट हो गया, पहले कितना आया था? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना था? 8, u0 प्लस 1/2 a 2 स्क्वायर। कितना आ गया? a 4। तुम्हें a पता है और m तो तीनों में ही आ रहा है, तो जरूरत भी नहीं है m की। क्या निकालना है? म्यू निकालना है, म्यू निकाल सकते हो। कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं? क्या किया मैंने? हाँ, a डैश इक्वल्स टू, यार भाई गूंजता है यहाँ पे आवाज। पता नहीं, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इतना आ रहा है कि नहीं ये तुम देखो। कौन सा था ये? चौथा है ना, 0.11 आ रहा है, इतना ही है। m के टर्म में तो नहीं आएगा क्योंकि m तो कैंसिल हो रहे हैं, तीनों साइड में m आ रहा है, मतलब दोनों साइड में m आ रहा है। देखो m g sin 30 डिग्री माइनस f कितना था? म्यू टाइम्स n, म्यू n इज mg cos 30 डिग्री इक्वल टू m a कितना है? 4 है ना? तो m से m तो ये कैंसिल हो गया, ये g sin थीटा कितना बचा? g/2 माइनस म्यू कितना दे रखा है? म्यू तो निकालना है ना? म्यू इंटू g cos थीटा, cos 30 कितना होता है? √3/2।
इक्वल टू 4, ये कितना है 5, ये कितना है 4, एक बचेगा। तो इसे इधर ले जाओ, इंप्लाइज म्यू √3g/2 इक्वल टू 1। सो म्यू इक्वल टू 2/√3g, कितना आ गया, कैलकुलेट कर। ये कितना हो जाएगा 2, 5, 10, तो 1/5√3, और 1/5√3 कितना होता है √3/15, 1.7 डिवाइड बाई 15 कितना 1.15 के आसपास ही आ रहा होगा, इतना ही है। 1.1 आंसर दे रखा है, ठीक है ना। ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये आगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर सकते हो ये वाले प्रॉब्लम से इजीली, है ना। अच्छा ये निकालो, 8th वाला दे रखा है, ये आसान है पर ये छोड़ो, 11वां निकालो, 11वीं प्रॉब्लम निकालो, मैं बोलता हूँ वो क्या है। एक सरफेस है, उसमें 2 मास हैं, 1 kg, स्ट्रिंग से कनेक्ट है 1 kg, और इनके लिए म्यू इक्वल टू 0.2 है दोनों के लिए, है ना। ये यहाँ एक पुली बनी हुई है, और ये यहाँ पे एक और मास है, ये 0.5, हाँ 0.5 kg, kg। तुम्हें बताना है, एक तो बताना है एक्सीलरेशन। भाई देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, जितना ये इधर जाएंगे उतना ये नीचे आएगा, तो एक्सीलरेशन तो तीनों का बराबर है ना। एक्सीलरेशन तीनों का बराबर है, तो एक्सीलरेशन निकाल लोगे तुम। अब पूछा है दोनों में टेंशन कितनी है, यहाँ पे टेंशन कितनी है और यहाँ पे टेंशन कितनी है, ये दोनों टेंशन अलग अलग है ना। देखो जब दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, मतलब और उनके बीच में भले कितनी पुली कितनी आ जाए, तब तक तो उनके बीच की टेंशन टी रहेगी जो स्ट्रिंग में रहेगी। लेकिन अब अगर उनके बीच में एक और कोई ऑब्जेक्ट डाल दोगे ना, तो फिर उसमें टेंशन टी नहीं रहेगी। फिर क्या होता है कि इस पार्ट में अलग टेंशन रहेगी और इस पार्ट में अलग टेंशन रहेगी, तो वो हमें दूसरे में टी प्राइम माननी पड़ेगी, है ना। तो अब 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन भी 3 ही बनेगी, निकाल सकते हो, है ना। देखो कितना आ रहा है आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ये 0.5 इधर लटक रहा है ना। तो अगर हम पहले कंडीशन में क्या मान सकते हैं कि मान लो अगर इसमें नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, है ना, तो इसका पहले बॉडी डायग्राम बना लो। इसमें फोर्स कितने हैं mg और t, और नीचे आ रहा है, हम ये मान रहे हैं। तो कैसे इक्वेशन लिखोगे, mg में से t घटाओगे और उसको ma के बराबर लिख दोगे। तो पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी, mg माइनस t इक्वल टू ma, m कितना है 0.5 है, ध्यान देना, है ना। दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिखोगे। अब इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, इस वाले पे mg, एक फोर्स n, है ना, एक इधर t और एक इधर t, है ना, और एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। अगर वो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, e डैश की तरफ, ये F लगेगा। अब F कैसे निकलेगा, म्यू n म्यू mg। अब तुम इक्वेशन तो बना ही सकते हो इसमें। F कितना हो गया, n इक्वल टू mg है, तो F हो गया म्यू टाइम्स n और म्यू mg। इक्वेशन कैसे बनेगी, ये जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, तो नीचे जा रहा है वो, तो ये भी इधर जा रहा है,
किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? टी की डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे? टी में से इन दोनों को घटाएंगे, एम ए के बराबर टी माइनस टी। तो टी माइनस टी प्राइम माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। मतलब ये एम अलग अलग है, देखो तुम ये यहाँ पे m1 मानो, इसको m2 मानो, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए दे रखे हैं। ऐसे ही थर्ड के लिए बना सकते हो तुम। थर्ड के लिए क्या है? एक n है, एक m3g है ना? और इसमें टेंशन किधर है? इधर है। ये एक टेंशन लग रही है टी प्राइम, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। n पता है तो फ्रिक्शन निकल आएगा म्यू एन। इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हो। ये भी इधर ही जा रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी? टी में से इसको घटाएंगे एम। तीन इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है? 11। ये आ रहा 0.4 एक्सीलरेशन। टेंशन आ रही है 2.4 न्यूटन और एक आ रही है 4.8। ठीक है, कर सकते हो ये, केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना? मैं थोड़ा एक हार्ड सा मतलब इनसे थोड़ा सा मुश्किल लूंगा, हार्ड तो नहीं है। ये है एग्जाम्पल नंबर 6, इसको देखते हैं। और इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे, उसमें थोड़ा एक अलग कंसेप्ट आएगा इसलिए, है ना? बाकी तुम करना, एक दो एग्जाम्पल और करा दूंगा, मतलब प्रॉब्लम और करा दूंगा, है ना? फिर तुम अपने आप से करना और जो न हो वो पूछना, क्योंकि नेक्स्ट टर्न से हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे कुछ चार्ज है और सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा लास्ट आई थिंक सैटरडे को है, मुझे वर्क पावर एनर्जी तक ख़त्म करना है। तो अभी सर्कुलर मोशन बच रहा है और फिर वर्क पावर एनर्जी के भी एटलीस्ट मुझे लग रहा है 2 तो लेगा ही वो। अब क्योंकि न्यूटन्स लॉ की जैसी प्रॉब्लम वैसी ही इसमें आएंगी, वैसी ही सर्कुलर मोशन में आएंगी, सिवाय एक कंसेप्ट के कि उसमें mv²/r लग जाएगा एक, है ना? तो ये तीनों एक जैसे, इसीलिए कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्न ये ख़त्म हो, ये फ्रिक्शन ख़त्म हो और सर्कुलर स्टार्ट हो। उसके बाद कोई और लेगा जो जिसे भी पढ़ाना होगा, आई मीन रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा, उसके बाद तो कोई और पढ़ाएगा शायद। सो एग्जाम्पल 6 लिखते हैं। ये जो मैंने सिखाया है ना तुम्हें, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये मतलब कंसेप्चुअली ये सफिशिएंट है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके बाद पता क्या है, केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई एक, जैसे उसने बुक ले रखी है ऐसे ही कोई एक बुक उठा लो, अपने आप लगाना चालू कर दो। और ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि सबसे सब प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ऐसा होगा बहुत बार ऐसी भी प्रॉब्लम होगी जो एक बार में शायद हमसे ही ना हो, क्योंकि मतलब इतना कभी कभी कंसेप्ट मिस हो जाता है, आदमी मिस कर जाता है। मेरे पता नहीं एक बार कि अगर ब्लॉक है, ब्लॉक पर पुली लगी है फिर चेन लगी है, जैसे वो क्वेश्चन था, तो उसमें लोग क्या मिस करते हैं कि उसमें तो चलो फिर भी पुली पे ही पूछा इसलिए पुली पे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन लोग क्या है उसको ब्लॉक पे नहीं कंसीडर मानेंगे, जब वही पुली भी तो उससे अटैच है तो ब्लॉक पे भी लग रहा होगा। बहुत बार कुछ कंसेप्ट मिस हो जाते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये 2.5 kg है। It is found that the block does not slide if a horizontal force less than 15 न्यूटन is applied to it. अगर 15 न्यूटन से कम अप्लाई करोगे तो वो स्लाइड नहीं करेगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वैल्यू से निकलेगा, है ना? तो अगर इस तरह का है, 15 न्यूटन लगाएं तो नहीं खिसकेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो वो खिसक जाएगा। ठीक है,
Also it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 15 Newton is applied. अगर 15 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो उसके बाद ये क्या है 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है ना। T 5 सेकंड में 10 सेकंड चलता है। फोर्स कितना दे रखा है 15 न्यूटन लगा है। जब ये इक्वेशन देखेंगे तो क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का केस आएगा है ना। 10 मीटर डिस्टेंस। Taking g equals to 10 meter per second square, calculate the coefficient of static and kinetic friction. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो। म्यू एस और म्यू एन कैलकुलेट करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो पहली कंडीशन दे रखी है उसने कि 15 पे जाके वो हिलता है ना। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया 15। तो F लिमिटिंग इन 15 न्यूटन और F कितना होता है म्यू एन। अब अगर इसका डायग्राम देखो तो क्या है इधर mg ये n है और फ्रिक्शन इधर लग रहा था। जब हम उधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा था बट वो फ्रिक्शन हमें ऑलरेडी पता है वो 15 न्यूटन है। सो F इज इक्वल टू म्यू mg है ना क्योंकि n इज इक्वल टू mg। तो ये हमें पता है इसको 15 न्यूटन के बराबर रखो इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 15 न्यूटन अपॉन m इनटू g। ये आंसर आ जाएगा है ना। कितना 0.6 आ रहा है कितना 0.6 ही आ रहा है ना। 0.6 आंसर हो गया इसका। ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे। देखो एक बार जब अभी ग्राफ बना के दिखाया था ना ऐसे रहता है ना। तो ये तो हमने निकाल लिया 0.6 इससे कम है। अब वो डेफिनेटली इससे कम है ना म्यू के और इसी वजह से तो वो एक्सीलरेट कर पा रहा है अब है ना। 15 इधर लग रहा है। अब इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम देखो एन mg ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन और ये इधर फोर्स। तो F तो निकाल लोगे तुम F इक्वल टू म्यू के टाइम्स n है ना और n mg के बराबर है। यस सर। तो F इक्वल टू म्यू के mg ये F हमें पता चला। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी तो भाई इधर जा रहा है ना खींचने पे तो F जो 15 न्यूटन था उसमें से इसको हटा देंगे फ्रिक्शन फोर्स है ना और ma के बराबर है। तो कितना आएगा 15 न्यूटन माइनस F इक्वल टू ma। अब ये दे रखा है हमें वो दे रखी है ना 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो उससे एक कैलकुलेट कर लेंगे है ना। कितना आएगा ये 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ kt स्क्वायर। ये 0 है ये 10 है 1/2 इंटू a इंटू 5 सेकंड में चल रहा है 25। तो a कम्स आउट टू 20/25 4/5 ठीक है। ये आ गया a। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे कहाँ की इक्वेशन हो अभी तो लिखे थे ये वाली है ना इक्वेशन इसमें रख दो f की भी वैल्यू a की भी वैल्यू निकल आएगा। ठीक है ये क्लियर है ना यहाँ तक। किसी की समझ में नहीं आया ऐसा है कोई लड़कियों में
आ गया? ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं इसकी जो थोड़ा एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसमें दे रखा है एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन है? आंसर 0.52, ठीक है ना, 0.52। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स है ना इनमें, ये जो मैं करा रहा हूँ जी में तो इससे ज़्यादा वो सॉरी मेंस में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, एडवांस में मुश्किल आती है, मैं मानता हूँ एडवांस में प्रॉब्लम मुश्किल आती है, लेकिन जी मेंस में तो यही लेवल रहता है जो HC वर्मा में है। जी मेंस में और नीट में इवन मुझे लग रहा है उससे थोड़ा और कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, इतना ही रहता है। तो अगर नीट वाले इसको कर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ बचता है ना। एडवांस वालों को अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी जिनमें कि थोड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उसके लिए मैंने बता रखा है। और नहीं तो मेरे पास जो भी आएंगे पढ़ाने को और बताएंगे, तो मैं हो सकता है कोई और अच्छी बुक बताएं, मतलब जो मुझे पता है, लेकिन वो बेस्ट है वो। ओके, सो in example 9 a block is placed on a horizontal surface ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एक स्मूथ सरफेस है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस पे एक फिर से ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मान लो M, इसको कैपिटल M, और ये इस तरह से दूसरा, और एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है F, ठीक है। इसका भी मास M है, इसका भी मास M है। इसका तो पहले तो ये भी नहीं रखा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो पड़ेगी तो मानेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं मानेंगे। और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है F। ये वाली सरफेस फ्रिक्शन स्मूथ है ये, और ये जो ये ब्लॉक जो M इससे टच हो रहे हैं, ये रफ सरफेस है। और इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू दे रखा है, म्यू निकालना ये है, हमें F कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ F एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, जबकि वो दोनों गिर नहीं रहे, मतलब स्टेबल है। मिनिमम वैल्यू ऑफ F when both of the blocks are stable and maximum value of F when both of the blocks are stable। जब दोनों ब्लॉक स्टेबल है, स्टेबल मतलब कोई भी नीचे नहीं गिर रहा है, इधर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना, कोई मूवमेंट नहीं, तो दोनों कंडीशन में हमें F निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम F कैसे निकालेंगे? मिनिमम F कैसे निकालेंगे? अगर मान लो हम इधर लगा रहे हैं फोर्स, है ना, वो आगे जा नहीं रहा है, तो होगा क्या, ये नीचे आना चाहिए था, है ना, तो ये नीचे आएगा, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। ऐसे ही ये इधर आ रहा होगा, तो इसमें फ्रिक्शन लगना चाहिए था उस कंडीशन में इधर। और मैक्सिमम के केस में क्या है, मैक्सिमम कैसे होगा? देखो ये क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है भाई, F फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सीलरेटेड फ्रेम है ना, तो डेफिनेटली एक सीडो फोर्स भी होगा। अभी अगर इधर जा रहा है तो सीडो फोर्स तो इधर ही रहा अब, है ना। लेकिन अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगा दिया
एफ, तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी भाई, जब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो स्यूडो फोर्स भी ज़्यादा होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे खिसकने की बजाय ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भाई स्यूडो फोर्स ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से, तो ये इधर आने लग जाएगा, ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो दो कंडीशन है, एक तरह से मिनिमम कंडीशन फोर्स की वो है जिसमें कि वो नीचे आ रहा है, और मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन वो है जिसमें कि ब्लॉक ऊपर जाए। कर सकते हो सॉल्व? कर सकते हो? करके देखो एक बार अपने आप से, मतलब मिनिमम वाला ही देख लो पहले कि वो नीचे आना चाहिए था, है ना। उस केस में देखो कैसे करोगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें बेसिकली, और इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखनी है। आंसर मैं बता देता हूं कितना आ रहा है इसका। वन माइनस म्यू एफ मिनिमम इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू m प्लस 2m। ये जो कैपिटल M है ना, ये बड़े ब्लॉक का मान है, जिसका कि वो दोनों छोटे रखते हो, मेरी जरूरत पड़ रही होगी इसलिए लिया, ठीक है। टेंशन तो दोनों में टी ही रही है। ये देखो एक्सीलरेटेड फ्रेम का केस है ना। क्यों ये एक्सीलरेटेड? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, वो उसको आगे लेके जा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और क्योंकि कोई भी ब्लॉक ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है, यानी कि तीनों अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, बस वो आगे की डायरेक्शन में मूव करने की वजह। तो तब तक तो एक्सीलरेशन सेम ही है ना। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल मास लेना पड़ेगा m प्लस 2m। तो वो जो m प्लस 2m वाला फैक्टर आ रहा है वो तो समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है, यानी है ना भाई। इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ, ये वाले, ये जो तीनों, ये अगर हम तीनों को पूरे को सिस्टम मान लें तो ये एक्सीलरेशन कितना हो गया, f अपॉन m प्लस 2m। ये एक्सीलरेशन है ना। अब ये एक्सीलरेशन है तो हमें इस एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा एक, है ना। तो अगर इसी की बात करें, ये वाले पार्टिकल m की, या पहले इसको ले लो, ये आसान पड़ेगा थोड़ा, है ना। ये वाले की बात करते हैं, ये मान लो 1 है, ठीक है, ये 2 है।
तो 1 का FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। mg नीचे एक्ट कर रहा है ना, और n ऊपर। अच्छा, मिनिमम फोर्स के केस में क्या हो रहा था, ये नीचे आ रहा था, ये भी इधर जा रहा था, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। ये आपका फ्रिक्शन। टेंशन इधर लग रही है, ठीक है, सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स किधर लग रहा है, ब्लॉक अगर आगे आ रहा था सीडो फोर्स की साइड में ऐसे लग रहा है, एम ए, ये एम। याद है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं n इक्वल टू mg है ना, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू mg। तो Fr इक्वल टू म्यू mg। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बेसिकली जो इक्विलिब्रियम में तो तीनों फोर्स बराबर होने चाहिए, T, Fr और सीडो फोर्स, है ना। तो T इज इक्वल टू Fr प्लस ma, ये हो गई पहली इक्वेशन, है ना। तो T इक्वल टू Fr म्यू mg प्लस m, ये मान लो पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरे वाले की इक्वेशन देखो, है ना। अभी तक हमने ये वाली कंसीडर किया, अब इस वाले पे देखो, एक फोर्स हम भूल गए इसमें, सीडो फोर्स ये तो है इनमें, हाँ, इस पे एक फोर्स लगाना शायद हम भूल गए। कौन सा फोर्स हमने इग्नोर मार दिया है, अच्छा नहीं, इस पे तो ठीक है, सॉरी मैं एम बड़े वाले एम की, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, इतनी। ये दूसरे वाले पे फोर्स आप कंसीडर करें, दूसरे वाले पे कितने लग रहे हैं, नीचे mg, ऊपर क्या है, नॉर्मल टेंशन है। नॉर्मल किधर है, नॉर्मल तो इधर होगा, नॉर्मल तो इधर है ना। और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये नीचे आना चाहिए था तो ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। और क्या लग रहा है, सीडो किधर लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, अरे भाई आगे जा रहा है तो सीडो तो पीछे लगेगा ना, तो इधर लगेगा, ये सीडो फोर्स है, कितना एम ए हो भाई, हाँ कहाँ रहा है, हाँ इक्विलिब्रियम में भाई आ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम फोर्स चाहिए था जो कि बॉक्स को नीचे आने से रोक सके, नीचे आने से रोक सके, इसीलिए तो फ्रिक्शन ऊपर लिया है, नीचे आया नहीं है बॉक्स। और नहीं, वैसे भी तुमने बात की थी सीडो की, है ना, तो सीडो फोर्स किधर लगता है, मान लो जिधर हमारा एक्सीलरेटर फ्रेम जा रहा है उसके अपोजिट में लगता है सीडो, तो अपोजिट हमारा फ्रेम जा रहा है इधर, तो अपोजिट किधर होगा, लेफ्ट साइड, तो सीडो फोर्स ma है। इक्वेशन बना सकते हो, n कितना है, n इक्वल टू ma, फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू n म्यू ma। अब इन दोनों को बराबर लिख दो, कहाँ गया वो, t प्लस f इक्वल टू mg, तो t प्लस f इक्वल टू mg, तो t प्लस f कितना है, म्यू m इक्वल टू mg। अब इन दोनों से a निकालो, ये वाली इक्वेशन से और इससे कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। आ रहा होगा
ये आ रहा है 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू जी। कैलकुलेट करो। तो इन दोनों से ये आएगा a इक्वल 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। कितना आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत किया होगा। यही आ रहा है, यानी सही किया है। तुम देख रहे हो ये प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है। अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना ले रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख पा रहे हो, फिर कुछ नहीं है, वो बस मैथमेटिक्स से वो सॉल्व करनी होगी। यही आ रहा है ना सबका, एक 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू जी।